12वीं के बाद सबसे बड़ा सपना होता है किसी स्टूडेंट का। वो सपना ये होता है कि इंजीनियरिंग करना है तो रुंगटा कॉलेज। रुंगटा कॉलेज का सपना, ये सपना आज से नहीं है, 1999 से है। आज से 22 साल 23 साल पहले से है। और उस सपनों को साकार करते हैं रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सबने रुंगटा ग्रुप के बारे में जाना होगा, सबने रुंगटा ग्रुप के बारे में सर्च किया होगा, लेकिन बहुत सारी कहानी ऐसी है जो रुंगटा ग्रुप के बारे में हमें भी नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। तो आज हम उन्हीं कहानियों के बारे में बात करेंगे। संतोष रुंगटा ग्रुप इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन हैं, संतोष रुंगटा सर, आज हमारे साथ मौजूद है। ये हमारा पहला मौका है कि उनसे हम बात कर रहे हैं, पूरी कहानी बात करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे, कहानियों को जानेंगे। शायद आपको भी बहुत सारी चीज़ें पहली बार पता चले कि इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई, ग्रुप यहाँ तक कैसे पहुँचा, और एजुकेशन हब भिलाई को एजुकेशन हब बनाने वाले रुंगटा ग्रुप कहाँ तक है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बिजी शेड्यूल के बीच में आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी सक्रिय काम कर रहे हैं और लोगों को रोज़ आप एक नई चेतना और नई चीज़ों से जोड़ते हैं। हर दिन लोगों को इंतज़ार रहता है कि चलिए भिलाई टाइम्स में कुछ नया देखने को मिलेगा। आप आए, बहुत अच्छा लगा। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि मैंने जो बात की, सपना 12वीं के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है जो इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, रुंगटा में एडमिशन हो जाए। तो ये जो क्रेज़ है 1999 से आप लोगों ने कैसे बनाया, कहानी क्या है, रुंगटा कॉलेज कैसे शुरू हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे शुरू हुआ, बहुत लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है, जानना चाहते हैं। तो विस्तार से थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, आप बताइए कहानी। कॉलेज तो लाने के पहले 95 से एक ऐसा संयोग आया कि ITI की शुरुआत हुई, जो इंजीनियरिंग की, ये बोलो कि बहुत छोटा रूप। तो उसकी शुरुआत यहाँ पे भिलाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसकी जब डिमांड आई तो लोगों ने बोला कि यार ITI की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास गोडाउन है, इसमें चालू कर सकते हैं। तो हमने उसको चालू किया। तो जब वहाँ चालू करने के बाद में हमने जब बहुत अच्छी फैकल्टीज और प्रिंसिपल्स वगैरह रखने के बाद में, क्योंकि फादर ग्रैंडफादर का सबका यही कहना था कि काम कुछ भी करो, काम में आप गुणवत्ता का सबसे पहले ध्यान रखो। क्योंकि यदि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपकी नीयत बहुत सही है और साफ़ है, तो सफलता नहीं मिलने का तो कोई कारण ही नहीं है। और काम सही करना है। यदि ये काम गवर्नमेंट की परमिशन से जुड़ा हुआ है और बच्चों को नौकरी मिलती है, तो अपनी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट है वो लगाओ। 2 साल में रिजल्ट आने लग गया। हमने देखा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमांड आने लग गई और दूसरी जगह से सबसे ज़्यादा, मैंने 2 3 4 साल के अंदर ये स्टेटस हो गया कि रुंगटा ITI का बच्चा रेलवे से लेके हर जगह सिलेक्शन में भिलाई स्टील प्लांट भी प्रायोरिटी में लेता था। उसके पीछे रीज़न ये था कि हम हमारे कोर्स के अलावा बहुत ज़्यादा मटेरियल इनको दे के प्रैक्टिकल फील्ड में तैयार करते थे। तो ये गुणवत्ता की बात है, आदमी बहुत अच्छा होना चाहिए। इंजीनियरिंग की जो बात है, मैंने अपने घर में महसूस किया कि जो नई नई ब्रांचें आ रही हैं समय के हिसाब से, उसके साथ कॉलेज को जुड़ना पड़ता है और जुड़ना चाहिए। और नए विषय के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं जो अपकमिंग है, तो ही आपको लोग समझेंगे और आपके पास आएंगे। आप में जज्बा होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से चला सकते हैं उसको, हम क्या दें जो बेस्ट हो, अच्छा से अच्छा हम क्या दे सकते हैं। और जो व्यक्ति क्वालिटी को लेके चलता है ना, तो कितना भी अच्छा कर ले, हर बार वो यही सोचता है यार अब इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो वो एक जज्बा था। 99 में कॉलेज आया और उस समय भी हमने तत्कालीन जो देश के शिक्षा मंत्री थे, वहाँ तक जाके उनसे अप्रोच करके हमने बोला सर हम आपको IT कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स देना ही पड़ेगा हमको। नहीं बोले, हमारे नियम में नहीं, हम नहीं देंगे, किसी को नहीं दिए हैं, आपको कैसे IT देंगे हम। तब हमने बोला सर ऐसा है कि आप 50 लाख रुपए जमा रखें सिक्योरिटी डिपॉजिट, केवल 1 साल के लिए दो, बिल्कुल, और लिखित में ले लें कि 1 साल में यदि हमने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो आप उसको सीज कर लेना। सर, ITI शुरू करने की जो कहानी मैंने ज़्यादा सुनी थी कि आपके कुछ दोस्त आए थे ITI करने के लिए और उनके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं था और कॉलेज नहीं था, तो शायद आपके फादर ने कहा कि भाई गोडाउन है वहाँ चालू कर लो, ऐसी कुछ कहानी क्या? हाँ, उसके पीछे कहानी ये थी कि ITI में लंबे लंबे हॉल चाहिए और वो मेरा एक ग्रुप था मेरे मित्रों का। 2-3 साल से वो परेशान थे, उनको जगह मिल नहीं रही थी। अचानक एक बार मुलाकात हुई, हमने बोला हमारी जगह देख। वो बोला आपकी जगह मिल सकती है क्या? मैंने पूछना पड़ेगा। तो ग्रैंडफादर से बात की, बोले यदि बच्चों के
भविष्य के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा दो। दे दिया। अब देने के बाद में उन्होंने बोला कि हमको एक यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके नाम से हम कुछ कर सकते हैं, तो आप पैटर्न हमको एक चाहिए। तो पेट्रॉन के नाम से ज़बरदस्ती मेरे को बाई फोर्स उन्होंने लिया। अब वो ले लिया, फिर बोले यार फाइनेंस नहीं हो रही है तो फाइनेंस हमको करवा दो। तो ये मान के चले कि 70-80% फाइनेंस का अरेंजमेंट मुझको ही करवा के देना पड़ा, घर से भी और बाहर से भी। हाँ, व्यवस्था पूरी। तो वो आप बंध गए, क्योंकि वो तो आपके ऊपर से लाया हुआ था, आपने अरेंजमेंट करके दिया है। उस नाते जुड़े। देने के बाद में देखा कि एजुकेशन में और व्यापार में एक लंबा अंतर ये है कि एजुकेशन में व्यक्ति जब आता है बच्चे को लेकर, तो भविष्य के सपने लेके आता है पेरेंट, और वो जब उसको देखता है कि सफल हो गया है तो बहुत दुआएं देता है। वो आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने कुछ किया है। वही व्यापार में हमने देखा कि अच्छा से अच्छा काम भी आप कर लो तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलती, क्योंकि व्यापारी के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ कि व्यापारी मतलब वो चोर है। हाँ, वो तो उस वजह से काम करते करते हर जगह ऑफिसों के जो रवैये थे उस समय भी देखा मैंने, वो व्यापारी को रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कितना भी अच्छा काम करने वाला हो, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो पढ़े लिखे लोगों को जब वो एंटर करते हैं, पुराने लोग तो ठीक है समय पास कर लिए, तो उनका कहीं न कहीं अंदर में लगता है कि यार ये ठीक नहीं है। अब जब एजुकेशन में आए तो उस समय लगता था कि हम एक राष्ट्र की सेवा में आ गए। अचानक आज मिलिट्री के सामने खड़ा एक सिपाही खड़ा है। आज सरकारी नौकरी में आप देखिए कि जो आपको सुरक्षा देते हैं, तो कहीं न कहीं ये फीलिंग है उनको कि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हम जब इन बच्चों को देखते हैं कि ये क्वालिफाई होकर निकल रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज में जा रहे हैं, और विश्व के हर एरिया में ये फैले हुए हैं। उनका बच्चा तो हर बड़ी जगहों पे है, चाहे वो इसरो हो, चाहे गूगल हो, कहीं भी हो। अभी भी इस साल भी 38 लाख के पैकेज में गए बच्चे, कहीं भी बच्चे गए हैं। मेहनत ज़रूर लगती है। वो आप अपने पार्ट को भूल जाइए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने जब एक इंस्टीट्यूट डाला है तो यू आर कमिटेड, आपको तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो सफलता मिलती है, तो ये मान के चलें कि जैसे एक फार्मर को अपनी फसल देख के जो खुशी होती है। हाँ। सर, पहले बैच में कितने बच्चे रहे होंगे जब, और वो बच्चे कैसे आए होंगे? आप लोगों को कैसे लगा कि ब्रांड, उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं, अखबार उतने ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, टीवी उतना नहीं था, तो ब्रांडिंग कैसे करते थे कि हमने इंस्टीट्यूट? ब्रांचों के लिए गवर्नमेंट परमिट करती थी, ऑल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो AICTE, और 3 के बाद भी वो 60 के ज़्यादा इंटेक नहीं देती थी। सीट एकदम लिमिटेड। हाँ, 60 सीट देंगे। तो बाद में धीरे धीरे बढ़ा, तो हमको जो ब्रांचें मिली थी, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन की जिसने अपनी ब्रांच को काउंसलिंग चालू होने के दौरान में दिल्ली जाके प्रेशर दे के कहीं न कहीं से कुछ भी जज्बा आप में है और आप में भिड़ने की क्षमता थी, परमात्मा का सपोर्ट था, वो हो गया। IT लेके आया मैं पहला व्यक्ति था जिसने मध्य प्रदेश में, उस समय अब अविभाजित मध्य प्रदेश था वो। 99 मैंने जब हम कॉलेज रहे तो छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, नेक्स्ट ईयर अलग हुआ वो, तो AICTE अलग नहीं हुआ था। तो वो एक दौर था। और जहाँ तक क्रेज की बात है, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत अच्छा परसेंटाइल का बच्चा है, वो भी साइंस कॉलेज में BSc ले रहा है, BCom ले रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो जिन बच्चों को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहुत लिमिटेड सीटें थी उस समय, प्राइवेट कॉलेज के बारे में लोगों की आम धारणा ये थी कि एक प्राइवेट कॉलेज डाले हैं इसका मतलब है कि केवल पैसा कमाने के लिए डाले हैं, ऐसा सोचते थे। उस अवधारणा को तोड़कर, उस मिथक को तोड़ के अपने आप को स्थापित करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को हमने सक्सेसफुली करके दिखाया। क्योंकि उस दौर में BP शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो तकनीकी यूनिवर्सिटी भोपाल के वाइस चांसलर थे। जब वो आए छत्तीसगढ़ दौरे पे पहले ही साल, तो उन्होंने जब मेरी कंप्यूटर लैब देखी, तो उन्होंने सारे कॉलेज वाले बहुत से आए हुए थे, उनके बीच में खड़े होकर बोला उन्होंने कि मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक नया एंटरप्रेन्योर जो कॉलेज में आया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, भले एजुकेशन की फील्ड में हैं वो, और उसमें जिस कंप्यूटर क्लास की मैं कल्पना करता हूँ कि मेरी क्लास कैसी होगी,
वो मैंने यहाँ देखा। उस समय सोच लिए थे वो। जी। और आप रुंगटा में स्थापित कर लिए था। वो चालू हो गई। उन्होंने बोला सबको कि आप सबको इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि एक जूनियर आदमी भी ऐसा काम कर सकता है। 20 साल पहले की बात है। जी हाँ, जी हाँ। वो वीडियो भी है, फोटोग्राफ्स भी है, और यहाँ लोग भी हैं जो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी पीठ थपथपाई। सौरभ सोनल को बहुत बधाई दिया उसने, मेरी पूरी टीम को बधाई दिया कि यस, ये जज्बा है और ये काम करने का तरीका है और ऐसा ही होना चाहिए। और उस समय उन्होंने बोला कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले समय में ये इतने चलेंगे कि ये जीवन का आधार हो जाएगा और इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैकेनिकल तक के बच्चों को कंप्यूटर सीखना चाहिए। और जो हमारे डिस्कशन में हमने पूछा कि सर बाकी के लिए कैसा करना चाहिए, तो बोले लैपटॉप यदि आप दिलवा सकते हैं, जो सोच रहे हैं। सौरभ का बोलना था कि सर हम सब बच्चों को लैपटॉप यदि दिला दें, तो बोले सब बच्चे कैसे लेंगे लैपटॉप। तो बोले सर हम यदि कंपनियों से बात करें और इंस्टॉलमेंट में दिला दें तो बोले कास्ट तो बहुत ज़्यादा है। बोले हम उनको हमारे रिक्वायरमेंट देते हैं और समझ के कम से कम क्या बेस्ट दे सकते हैं जो 5 साल इनको बहुत अच्छे से काम आए विद गारंटी। तो वो हमने किया। जो काम गवर्नमेंट 25 साल 20 साल बात कर रही है, सारी स्टेटअप करने लगी हैं, वो हमने 20 साल पहले चालू किया। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में 2-4-5 लोग दे रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट हैं। अदरवाइज हमने पहला चालू किया, उसका बहुत विरोध हुआ। पेरेंट ने भी विरोध किया, कॉलेज वाले हमारे मित्रों ने भी विरोध किया कि यार ये क्या सिस्टम है। तो मगर वो सक्सेसफुली चला। एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा उसमें, समझाना पड़ा उनको कि यहाँ हमने एडिशनल कंप्यूटर रखे, लैपटॉप एक्स्ट्रा रखते थे 10-10, 15-15। कंपनी के आदमी थे, इंजीनियर थे, हमारे इंजीनियर थे, हमारे आदमी थे। एक्स्ट्रा टाइम में सिखाना, बताना, करना। कोई किसी का भी बीच में लैपटॉप ख़राब हो जाए इमीडिएटली रिप्लेस कर देना, वो सारी फैसिलिटी। देखिए सर विरोध तो उसका भी होगा जब आपने फैसला किया कि मैं आईटीआई खोलूंगा, आईटीआई के बाद इंजीनियरिंग। तो आपके कई दोस्त रहे होंगे, चाहे परिवार के लोग, थोड़ा आश्चर्य होंगे उस समय कि इंजीनियरिंग का दौर उतना नहीं था, तो आप इतना बड़ा कॉल कैसे ले लिए, रिस्क है, ऐसी बातें भी आई होंगी। देखिए ऐसा है कि सफलता के पहले हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। यदि उसमें जज्बा है और आत्मविश्वास है और परमात्मा का यदि आशीर्वाद है, तो कोई ताकत नहीं है कि आपको हिला सके। कितने कितने घंटे काम किया सर उस समय? मैं समझता हूँ कि जब ऐसा लगता था कि अब सोना ज़रूरी है, तो ये बच्चे और पूरी टीम सोती थी। और उनके जज्बे को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें भी साथ देना पड़ता था। और आज जो ये इंस्टीट्यूट इस लेवल पे है, उसके पीछे यही स्टोरी है कि 15 से 20-20 साल, 22-22 साल के लोग हैं। इवन कुछ लोग तो कॉलेज के पहले के भी हैं जो जुड़े हुए हैं शुरू से। तो वही आपका ये समझ लीजिए कि कॉलेज की बैकबोन है। अब थोड़ा रिलैक्स फील करते होंगे। सोनल सर, सौरभ सर हैं, वो आपकी बैकबोन है, संभाल रहे हैं पूरा कामकाज। पिछले 10 सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों ने बहुत कुछ किया है, पूरा जीवन इसमें लगा दिया। ठीक है, कार्यक्रम में सिर्फ लेक्चर देने आते हैं अब वो भी एक मेरी, ये बोलिए कि छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में अपने यहाँ एक संस्कार की परिपाटी चली हुई है कि जब तक घर का बुजुर्ग है और वो कितना भी नॉलेज रखे या मत रखे, उसको फ्रंट में लाना ही पड़ता है और उसको ला के ही उनको सेटिस्फेक्शन होता है। भले मुझे कभी कभी बड़ी कोफ्त होती है कि यार इतना अच्छा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर मुझे खड़ा कर देते हैं। तो प्रोटोकॉल होता है, इसलिए कभी कभी खड़े होना ही पड़ता है हर बार। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि फुल्ली इन सब चीज़ों से रिटायर्ड हो जाऊँ और ये बच्चे आगे बढ़ें। सेकंड इनिंग का प्लान क्या है सर, मतलब कॉलेज वॉलेज सब चीज़ें के बाद? देखिए, पहले सोचा कि 60 में रिटायरमेंट होना चाहिए मनुष्य को। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे बांट दी जाए और आप उसको देखते रहिए, जितना धीरे धीरे करके पता भी मत चले और आप भी अलग हो जाएं। सोसाइटी के काम हैं, समाज के काम हैं, कुछ आध्यात्मिक काम है, इन सब रुचि में लगे रहो। जीवन का ये जो सेकंड इनिंग है, उसको बड़े रिलैक्स उससे जीना चाहिए। अभी भी हम बहुत कई बार संकट आए, तकलीफ़ें आई, मगर सब निकलते चले गए, क्योंकि आदमी में जज्बा है, आप में ईमानदारी है, काम करने की क्षमता है, परमात्मा साथ दे रहा है, तो सब अच्छा है। हर बार यही सोचते हैं कि इससे और अच्छा होना चाहिए, इससे और अच्छा होना चाहिए। नई नई ब्रांचें आ रही हैं, नई नई कॉलेजेस आ रही हैं। अभी भी बहुत बड़ा प्लान है इन लोगों के पास में।
मेडिकल फील्ड में जाने का इरादा था इनका और ये जाएंगे ज़रूर। 2 साल में आप देखिएगा मेडिकल कॉलेज यहाँ भी रायपुर भी आएगी, यूनिवर्सिटी का भी प्लान है इनका, वो भी बहुत अच्छा प्लान है। शिक्षा को ये मान के चलना पड़ेगा कि जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है ये, और यदि उसमें अच्छे लोग रहेंगे तो कितने भी विवाद लोग क्रिएट करें, वो जैसे बोलते हैं ना कि जब सूर्योदय होता है तो फिर वो अंधेरा ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। सर एक दौर था कॉलेज का शुरू होने का, इंजीनियरिंग कॉलेज एकदम धड़ाधड़ एक समय में शुरू हुए थे, धड़ाधड़ बंद भी हुए कॉलेज, लेकिन कुछ ही कॉलेज हैं जैसे आप हैं और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग को बचाए रखा है। तो वो कैसे आप लोग मेंटेन करके रखे और वो कैसे बंद हो गया, जो दौर के बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक। देखिए ऐसा है कि जो पूरी तैयारी के साथ आएगा या कम तैयारी से भी आया है और उसके पास प्लान है, वो योजना है, उस योजना के तरीके से चलेगा तो सफल हो जाएगा। मगर कहीं भी यदि वो मिसप्लेस कुछ हो रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो फेल होना, जैसे बच्चे ही हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हमने देखा है कि जो इंग्लिश भी नहीं जानते थे, परसेंटाइल बहुत अच्छा था। बस्तर के बच्चों को देखा हमने, उनकी ट्रेनिंग करवाया अलग से एडिशनल इंग्लिश की, बहुत अच्छे, गूगल में है वो बस्तर का बच्चा। और बहुत मेरिट के बड़े बड़े बच्चे आए और आने के बाद वो फेल हो गए, वो भाग गए। जो कॉलेज में छूट मिलती है 12वीं के बाद में तो दूसरी चीज़ों में लग गए। एक लिमिटेशन है पेरेंट के बाद, हमारा जो एरिया है वो एक लिमिटेशन, हाँ उसके बाद में एक लिमिटेशन है, हम उससे क्रॉस नहीं कर सकते। हमको दिख रहा है कि ये गलत जा रहा है, पेरेंट भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वैसी कॉलेजों में भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप अपना नुकसान तो करेंगे मगर ये सार्वजनिक चीज़ है, इससे पूरा बच्चा जुड़ा हुआ है, देश जुड़ा हुआ है, प्रदेश जुड़ा हुआ है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, और वो फेल होना अच्छी बात नहीं है। सर बहुत सारे ग्रुप जो है इंजीनियरिंग के साथ साथ डिग्री पे भी फोकस कर रहे हैं, रुंगटा नहीं कर रहा है। रुंगटा इंजीनियरिंग फार्मेसी ये 2 चीज़ें हैं और मेरे हिसाब से और कोई चीज़ें प्लान तो नहीं है। देखिए इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, साइंस कॉलेज है, साइंस कॉलेज में सारे कोर्स हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी मेरे ख्याल से समय के पहले पैक हो जाती हैं सीटें। रायपुर में हमारी आईबी स्कूल है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला और वर्ल्ड का सबसे सस्ता आईबी स्कूल है वो, जो आप आईबी के सारे नाम्स को फुलफिल कर रहे हैं, अदरवाइज आपका रिन्यूअल नहीं होगा, और उसके बाद वो सस्टेन करके चला रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। सिफारिशें बहुत आती होगी सर, मतलब ये हमारे बच्चे की एडमिशन दिला दो यार, फलाना आदमी भेज रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ, तो ये भी एक चैलेंज रहता होगा। वो दौर तो पहले बहुत ज़्यादा था, जिस समय लोग आते थे क्योंकि सीटें कम थी। बाद में सीटें होने लगी, कॉलेज के नाम होने लगे, तो वैसी फिर डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी, तो परेशानी का दौर तो था। एक तो दौर वो भी देखा है कि सीएम के पास पेशी होगी कि भाई आपने बोला था एडमिशन क्यों नहीं दिया, तो लिस्ट लेके जाना पड़ा, सर आप बता दें किस बच्चे को हटा के दे दें इसमें, तो वो भी दौर था। और अभी का भी दौर है, तो इसमें आपको कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है आपके पास। ऑनलाइन बीच में 2 साल आपके गए, 3 साल खराब गए, उसमें बहुत अच्छी चीज़ एक ये हो गई देश में कि इस विपदा ने एक नई टेक्नोलॉजी दे दी सबको, विकल्प दे दिया पढ़ने का। विकल्प दे दिया। ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। ना सिर्फ उसको, मैं ऑफिसों में देखता हूँ जूम मीटिंग चल रही रात दिन, लाखों रुपए का खर्चा बच गया, समय बच गया लोगों का, आपके रिजल्ट इमीडिएट आने लग गए, है ना। अब वो पेरेंट बच्चे को देख सकता है क्या कर रहा है, टीचर के मन में भी डर है, मैनेजमेंट को भी कॉन्शियसली देखना पड़ता है कैसा चल रहा है ऑनलाइन में प्रोग्राम, क्या हो रहा है। तो ये जो विश्व गुरु बनने में हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। ये जो मोदी जी का सपना है बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। और आप यूथ में देखो कितने यूथ हैं हमारे यहाँ, आज जो हमारी यूथ की जो युवा देश है ना, तो वही हमारे सक्सेस का मंत्र है। और अभी जो चल रहा है देश में, आप देखिए जो सफाई अभियान चालू है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लोगों के माइंडसेट में आ गया कि अब सफाई करनी की, चॉकलेट खाते तो जेब में रखते हैं। हाँ, उसके साथ साथ हर चीज़ में सफाई चालू है। आप देखिए देश की राजनीति में सफाई चालू हो गई। आप यहाँ देखिए हर आदमी कॉन्शियसली ये सोच रहा है कि मेरा क्या बेस्ट रोल हो सकता है, मैं क्या दे सकता हूँ, वो कर रहा है। अभी जब सर आपको नहीं लगा कभी राजनीति में आपको भी उतर जाना चाहिए? आपकी भी तो फैन फॉलोइंग है ठीक ठाक। देखिए ऐसा है, वो माइंडसेट ही अलग होता है, हम लोग उसके लिए बने नहीं हैं। और फिर
एरिया ऑफ वर्क है, जिस काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। यदि यहाँ पे मेरे यहाँ आप 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं है मेरे लिए। और वो एक अच्छी बात है कि सब पढ़ रहे हैं। अब हॉस्टल कैसा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आपका मेस कैसा चल रहा है, नीट क्लीनिंग वगैरह कैसा है, कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कुछ डिमांड एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं, ये सब चीज़ों में अपना समय लगा हुआ। बच्चे तो बहुत सब काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपने साथ साथ काम। आपको अपना रोल नहीं भूलना चाहिए। देश का रोल देश कर रहा है, पॉलिटिशियन अपना काम कर रहा है, और सबको जो बहुत अच्छा काम करते हैं उसको सफलता मिलेगी। ये है कि चीटिंग नहीं चलने वाली है, बस ये है। आपने बोला कि कुछ कॉलेज बंद हो गए, बहुत से मजबूरी में बंद हुए, बहुत से फाइनेंशियल परेशानी की वजह से बंद हुए। जिनके पास व्यवस्थाएं थी वो बच गए हैं, जिनके पास जज्बा था वो बच गए हैं, जिन्होंने व्यवस्था कर रखी थी वो बच गए हैं। मगर एजुकेशन बढ़ना है, डे बाई डे बढ़ना है, स्वरूप बदलते जाएगा, टाइम टू टाइम स्वरूप बदल जाएगा। सर इंजीनियरिंग का भविष्य अभी कहाँ है? मतलब अभी वो दौर वापस फिर से आ रहा है कि IIT भिलाई के आ जाने से? उससे भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा आगे, क्योंकि हर व्यक्ति को हर काम में एक एजुकेटेड बच्चा चाहिए। एक इंजीनियर हर चीज़ में इंजीनियर। हाँ, और वो छोटे से छोटा आदमी भी रखता सोचता ईमानदार हो और ज्ञानी हो। तो हिंदुस्तान का जो ब्रेन है उसमें दोनों चीज़ें हैं, ईमानदार भी है और डेडिकेशन भी है। और आप देखिए ना, सारी बड़ी कंपनियों में हमारे CEO बैठे हुए हैं। हाँ, अभी आप देखिए, थोड़े से में हो सकता है कि अभी ब्रिटेन में हमारा व्यक्ति बैठ जाए, PM बन जाए। तो ये वहाँ तक बैठना बड़ी बात है। सर IIT भिलाई आ गया है, मतलब इस साल शिफ्ट हो जाएंगे कैंपस। IIT के भिलाई आने से कितना माहौल बदल जाएगा इंजीनियरिंग का? क्या वो दौर फिर से IIT के आने से वो आएगा या फिर कुछ और ही रहेगा? नहीं, देखिए, एक माहौल का फ़र्क पड़ता है। यदि एजुकेशन भिलाई में छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा एजुकेशन हब बोलते हैं भिलाई को, क्यों बोलते हैं कि जब भिलाई स्टील प्लांट आया तो हर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पे जॉब में आया। तो लेबर मजदूर नहीं आए, सब पढ़े लिखे लोग आए, बाबू से लेके बड़े पोस्ट तक के लोग आए, और उसमें हर वर्ग का आदमी आया और हर प्रदेश का आदमी आया। तो ये कोई एक ग्रुप नहीं बैठा है कि हर जगह एक ही ग्रुप में बैठा है और वहाँ पे तो हड़ताल ही नहीं होती यहाँ पे, इसीलिए अच्छा हर व्यक्ति कंसर्न है अपने बच्चे के लिए। हर आदमी चिंतित है कि मैं इसको, अब मेरा भविष्य, मेरे रिटायरमेंट पहले बच्चों को जॉब लग जाए, तो वो उसकी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। व्यापारी को सुबह से रात तक काम में लगे रहता है, उसको टाइम नहीं मिलता कि अब बच्चे के बारे में केयर करे। मदर थोड़ा बहुत देखती है, वो उसकी अपनी परेशानी है, इसलिए वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उतना समय नहीं दे पाता। मगर जो जॉब में है यहाँ पे है भिलाई में, इसलिए सारे वो तो तुरंत नेक्स्ट डे स्कूल पहुँच जाता है कि मेरे बच्चे के टेस्ट के मार्क में 5 नंबर आपने कम क्यों दिया, है ना। तो जब इतना जागरूक पेरेंट रहेगा तो कॉलेज भी जागरूक रहेंगे, स्कूल भी जागरूक रहेगा, टीचर भी जागरूक रहेगा। वो एक कारण है इसका हब बनने का। और IITs आने से शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। नहीं, हम बिल्कुल गेस्ट लेक्चर में उनको बुला लेते हैं, हम चले जाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं, डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, बच्चों को विजिट कराने ले जाते हैं। जो पेरेंट आते हैं सबको तो नहीं मिलती IIT। उसके बाद देखते हैं प्राइवेट कॉलेजों में भी यार बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो नेक्स्ट चॉइस में भी बच्चे आते हैं। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है चारों तरफ, एंसिलरीज बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, तो थोड़ा सा उद्योग कम आ रहे हैं, उद्योग में और जोर लगेगा ना तो छत्तीसगढ़ डेवलप होगा। क्योंकि शांत प्रदेश है, कोयला है, हमारे पास पानी है, हमारे पास सीमेंट है, सब संसाधन है, लोग अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग बहुत अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। सर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कुछ पुरानी चीज़ें, जो पुरानी परंपरा, जो बचपन में आप खेले कूदे होगे, गिल्ली डंडा बाटी भौरा, वो सब चीज़ें दौर वापस आ रही हैं। तो क्या आप भी बासी खाते हो? क्या आप भी बाटी भौरा खेलते हो आज भी, मतलब खेले हो? निश्चित उसी दौर से और उन्हीं लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में यही समय सब देखा है, गेड़ी से लेके गड़ोला से लेके। हाँ, और बासी जो है उसको तो आज हमारी मेडिकल काउंसिल बोलने लग गई कि भाई नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको खाना चाहिए करके, है ना। तो बहुत अच्छा है। और आप खाते कि नहीं सर बासी? निश्चित गर्मी के दिनों में, हाँ, पहले से लेते थे। सर एक आखिरी सवाल, आज का युवा सोशल मीडिया पे है, तो संतोष रुंगटा सर भी सोशल मीडिया पे है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को चलाते हैं? देखिए, जितना ज़रूरी है उतना तो मैं रखता हूँ। यदि मैं बहुत ज़्यादा उस पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है,
और जो आपने प्रश्न किया था कि छत्तीसगढ़ में ये जो संस्कृति के बारे में प्रेजेंट गवर्नमेंट जो दे रही है, तो ये इतना ज़रूरी था कि ये बहुत शुरू से आ जाना था। यदि वो देश ही क्या है, वो प्रदेश ही क्या है, वो व्यक्ति क्या है जो अपनी संस्कृति भूल जाए, तो हाँ, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृतियाँ हैं, कितनी अच्छी अच्छी संस्कृति है। गाय को हम क्या माता मानते हैं, है ना। अब आप देखिए कि राम युग से जुड़ा हुआ है ना? यदि कौशल्या जी हमारे यहाँ की थी तो उसको भी जो डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह बहुत अच्छा हो रहा है। और संस्कृति को जोड़ना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। अपनी संस्कृति को जानेगा तो संस्कार को जानेगा, संस्कार को जानेगा तो उसकी अहमियत को समझेगा। इसलिए ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये डेवलपमेंट बहुत काम आएगा आगे। एक सवाल, एक आखिरी सवाल बोलना चाहिए। आज का जो युवा हो या स्कूल के बच्चे हो, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये फेलियर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वो पेरेंट्स पे चिड़चिड़ा भी रहे हैं। उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो फ्यूचर उनका ब्राइट हो? उनको केस स्टडी करनी चाहिए कि हमसे पहले जो सफल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी कहानी क्या है, उनकी कहानी क्या है। तो आप डीप में जाके देखेंगे कि यदि आज आप देखेंगे कि यदि मोदी जी 20 घंटा 18 घंटा काम कर लेते हैं तो उसके पीछे उनका जो टाइम टेबल है उसको आप देखेंगे तो वो योगा नहीं छोड़ते, अपना नियमित भोजन नहीं छोड़ते, है ना, जो ज़रूरी है वो नहीं छोड़ते। आज के बच्चों को ये जो जंक फूड है उससे थोड़ी सी दूरी कम करनी पड़ेगी। उसके अलावा टाइम टेबल को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और पेरेंट को समझना पड़ेगा कि पेरेंट उनके भले के लिए बोल रहा है, अच्छे के लिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके इसलिए लेकिंग हो रहा है क्योंकि पेरेंट के पास समय भी नहीं है, पूरा टाइम नहीं दे पाता। और वो एक एसोसिएशन बढ़ाना पड़ेगा बच्चों के साथ में। परिवार का जो अटैचमेंट है, केवल उसने बोल दिया वो उसकी डिमांड पूरी कर देने से आप पेरेंट नहीं होंगे। अच्छा पेरेंट तो वही है जो बच्चे के भविष्य के लिए क्या अच्छा है वो उसके संस्कारों में धीरे धीरे डाले, तो बच्चा बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा काम करेगा। तो ये थे संतोष रुंगटा सर, जिन्होंने बहुत सारी बातें की, ग्रुप के बारे में बताया, ग्रुप शुरुआत कैसे हुई, बहुत सारे सक्सेस फंडे, उनके हर सवाल के जवाब में बहुत सारे सक्सेस फंडे थे। शायद हम और आप अपनी लाइफ में उसको उतार ले तो हम भी सफल हो जाएं, आप भी सफल हो जाएं। तो आगे और भी द कैंपस, भिलाई टाइम्स के जो कैंपस एपिसोड है उसमें हम और भी इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, जो सफलता की कहानी है उनकी हम बात करेंगे। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहें। और ये इंटरव्यू कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।